वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम रईसी के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विषय में यह क्यों कहा जा रहा है कि इनके वजह से मध्य एशिया में तनाव बढ़ सकता है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले मैप को देखिए। मैप को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर में कैस्पियन सी अर्थात कैस्पियन सागर से लगा हुआ एक बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, वह है ईरान। ईरान की जो बाउंड्री है इराक के साथ भी लगती है और ईरान और इराक के जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं अगर थोड़ा सा पश्चिम में देखें तो आपको गल्फ ऑफ पर्सियन दिखाई देगा, फारस की खाड़ी दिखाई देगी और फारस की खाड़ी के पश्चिम में सऊदी अरबिया लिखा दिखाई देगा। जो सऊदी अरबिया है इसके साथ ईरान के जो संबंध है बिल्कुल अच्छे नहीं है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। वहीं एक देश है यमन। यमन की जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, यह किससे लगी हुई है? सऊदी अरबिया से लगी हुई है। लेकिन यमन में एक गुट है जिसको समर्थन प्राप्त होता है ईरान का, और यहां पर यमन में यह कंडीशन है कि आज भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कारण यह है कि यह देश कई दशकों से गृह युद्ध का सामना कर रहा है और इस गृह युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका ईरान की मानी जाती है, अर्थात यहां के एक विद्रोही गुट को समर्थन देता है ईरान। वहीं पर थोड़ा सा आप और पश्चिम की ओर आइए तो यहां पर आपको जो इजराइल वाला क्षेत्र दिखाया गया है, आपको पता है यहीं पर एक जो है कि छोटा सा देश है जिसको अभी स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देश के रूप में संबोधित किया जाता है, वह फिलिस्तीन। और यह फिलिस्तीन में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको समर्थन दिया जाता है ईरान के द्वारा, और फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद आपको पता ही है। तो जो ईरान की भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में कई ऐसे संगठनों को प्रमोट करने की है जो कि क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं या फिर अपनी सरकारों से संघर्ष कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपको पता है कि ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर जो है कि डेवलप करने का प्रयास कर रहा है और इसी की वजह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियर डील का मुद्दा है ये फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी हैं इनकी जो आइडियोलॉजी है कुछ अलग है। आइए थोड़ा बेसिक चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। 1935 तक इसे फारस के नाम से भी जानते थे, पर्सिया के नाम से भी इसको बोला जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और एक शिया बहुल देश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धर्म का जो प्रभाव है काफी ज्यादा है, तो शिया बहुल यह देश है। 1979 यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1979 से पहले यहाँ पर शाह का शासन था, लेकिन 1979 में जो यहाँ पे ईरान की क्रांति हुई उसके बाद शाह का शासन समाप्त कर दिया गया और यहाँ से इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। कहने को गणराज्य बना, लेकिन लोकतंत्र पूरी तरह से यहाँ पर नहीं आ पाया। आगे बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का आधार है तेल और प्राकृतिक गैस है। अब ईरान की जो सत्ता के केंद्र है उसको थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा 1979 में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, और सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसकी जो राजनीतिक संरचना है इसके 5 जो है कि प्रमुख केंद्र हैं, हालांकि 4 का महत्व सबसे ज्यादा है। सबसे पहला जो सत्ता का केंद्र है उसमें एक नाम आता है सुप्रीम लीडर। जो सुप्रीम लीडर होते हैं यहाँ के अर्थात ईरान के धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक सर्वोच्च नेता होते हैं, और इनका जो औपचारिक नाम होता है वह है आयतुल्लाह। और यह क्या करते हैं, ईरान की नीतियां तय करते हैं, उसे लागू करवाने का प्रयास करते हैं, करवाते भी हैं। और यह इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, देश के जितने भी बड़े निर्णय हैं सभी के सभी सुप्रीम लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है कि शक्ति के केंद्र होते हैं, ठीक इसी तरह सुप्रीम लीडर यहाँ के सबसे प्रमुख। और वर्तमान में इस पद पर कौन है, अली खामनेई इस पद पर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वह है राष्ट्रपति का, और राष्ट्र के जो यहाँ के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, वह 4 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक यहाँ पर रह सकता है। तीसरा जो पद है जहां सत्ता जो है कि विराजमान होती है वह है संसद, जिसको यहाँ पर मजलिस के नाम से जाना जाता है। इसमें 290
90 सदस्य होते हैं और इनका चुनाव हर साल 4 साल बाद होता है। इनका जो कार्य होता है वह क्या होता है कि जो निर्णय सुप्रीम लीडर के द्वारा लिए गए हैं उन पर अपना जो है कि सहमति व्यक्त करना, औपचारिक तौर से क्या करते हैं उस पर मतदान करते हैं। हालांकि जो यहाँ के सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। जो चौथा जो सत्ता का केंद्र है वह है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें क्या होते हैं 88 जो है कि मौलाना होते हैं, अर्थात धर्म से जुड़े लोग होते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है 8 साल के लिए होती है और यह करते क्या है, सबसे बड़ा काम यह है यह सुप्रीम लीडर कौन होगा उसको चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अभी यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है, वह है यहाँ के अली खामनेई। तो अली खामनेई के बाद जो है कि यहाँ का सुप्रीम लीडर कौन होगा उसको कौन चुनेगा, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट चुनेंगे, अर्थात जो 88 जो मौलाना हैं जिनको धर्म से क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति की भी जानकारी होती है, यह चुनते हैं। प्रश्न आएगा अभी क्या हुआ, तो हुआ यह है 18 जून को ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इसके लिए 7 उम्मीदवार थे, जिसमें 5 जो है कि कट्टरपंथी आइडियोलॉजी से थे, 2 उदारवादी थे। हालांकि कई सदस्यों और जो है क्या किया, जो 7 सदस्य थे उम्मीदवार थे, इन्होंने अपना कई ने क्या किया, राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया और कुछ को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी के कारण जो पश्चिमी मीडिया है वो यह कह रहा है कि ये चुनाव जो है कि अपारदर्शी था और चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से अपनाई गई थी जिससे एक व्यक्ति की चुनाव में जो है जीत सुनिश्चित हो सके। तो जीत किसको मिली है, चुनाव में जीत मिली है इब्राहिम रईसी को। इनको जो है कि 62% वोट मिले। हालांकि यहां पर ईरान में जो वोट हुआ है उसमें मात्र और मात्र 50% लोगों ने ही मतदान किया, लेकिन जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 62% लोगों का कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी को वोट मिला है। और इस तरह से ईरान के क्या होंगे, 13वें राष्ट्रपति होंगे। अगस्त माह में यह शपथ लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इब्राहिम रईसी को अली खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, क्योंकि अली खामनेई की जो उम्र है वह 82 ईयर्स की हो चुकी है और उनके उत्तराधिकारी की खोज की जा रही है और इसी में एक बड़ा नाम आया है। स्वाभाविक है कि एक इस समय हम जो यहाँ पर ईरान में देख रहे हैं कि एक जो सुप्रीम लीडर है वह क्या है कि वो जो है कि धार्मिक तरह से एक व्यक्ति हैं और दूसरा जो है कि राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वह क्या है, उन्हीं के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब सुप्रीम लीडर ने चाहा हो कि यहाँ पर यह राष्ट्रपति बने। और दरअसल हुआ भी ऐसा है, जो इब्राहिम रईसी हैं यह पूरी तरह से जो है कि यह जो अली खामनेई हैं उनका समर्थन करते रहे हैं, हर निर्णय में उनका साथ देते रहे हैं और हर तरह से उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते रहे। थोड़ा सा कुछ चीजों को और समझिए। दरअसल जो इब्राहिम रईसी हैं इनका जन्म 1960 में हुआ था और यह जो है कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले माने जाते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाके हम इसको समझते हैं, हुआ क्या था 1979 में, जैसा कि हमने कहा इस्लाम की क्रांति हुई ईरान में और ईरान की क्रांति के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो शाह का सत्ता है उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर अयातुल्ला नाम का नया पद बनाया गया जो सुप्रीम लीडर थे। अब हुआ क्या कि इसके बाद जो लोग सत्ता में आए तो उन्होंने अपने जो विरोधी थे, चाहे वो वामपंथी विचारधारा के हों या फिर दूसरे गुट के हों, उनको निपटाना प्रारंभ कर दिया गया। उन पर जो है कि कई तरह के आरोप लगाए गए, राजद्रोह से लेकर अन्य तरह के, और इसके लिए क्या किया गया, उनको जो है कि उनको सजा सुनाई जानी थी। अब सजा सुनाने के लिए अर्थात 1979 के बाद जो लोग जो है कि सरकार की सत्ता की नीतियों का विरोध करते थे, सरकार की आलोचना करते थे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए 1980 में एक डेथ कमीशन बनाया गया और उसमें 4 सदस्य थे और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, सुप्रीम लीडर के द्वारा। स्वाभाविक है सुप्रीम लीडर की नीतियों को क्या बढ़ाने थे, आगे बढ़ाने वाले थे। तो इसीलिए डेथ कमीशन ने क्या किया, जो राजनीतिक कैदी थे इनकी सुनवाई करने का प्रारंभ किया और निर्णय का आधार किसको बनाया गया कि जो सुप्रीम लीडर जो चुने गए हैं, अर्थात जिन्होंने शाह की सत्ता को समाप्त करके खुद पद पर बैठे हैं, उनका अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी और सजा कैसी, मौत की भी सजा होगी। और इसी के कारण 1988 से लेकर 1990 के बीच में यहां पर मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन हुआ और यहां जो घोर हनन हुआ उसमें बहुत बड़ा नाम किसका आता है, इब्राहिम रईसी का, क्योंकि वह क्या थे, डेथ कमीशन जो बनाया गया था उसके जो है कि प्रमुख सदस्य थे और इस डेथ कमीशन ने कई हजार लोगों को बिना न्यायोचित ट्रायल के क्या कर दिया, मौत की सजा सुना दिया। इसीलिए इब्राहिम
इब्राहिम रईसी को मानवाधिकारों का हत्यारा तक कहा जा रहा है। और यह जो है कि कोई पहला पद नहीं है जिस पर जो है कि इब्राहिम रईसी रहे हैं, इनको कई पद दिए गए, कई विभाग दिए गए, और यहाँ 2019 में तो ये ईरान के चीफ जस्टिस भी नियुक्त हुए। अब इब्राहिम रईसी हैं, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी निर्णय, जब भी सरकार की कोई बात आती थी, अली खामनेई का क्या किया था, पक्ष लिया था, और इसी के कारण इनको इनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। और कई लोगों का कहना है कि अली खामनेई खुद जो है कि इनको आगे बढ़ाकर अपने उत्तराधिकारी, अपनी आइडियोलॉजी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह जो इब्राहिम रईसी हैं, यह अपनी वंशावली पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ जोड़ते हैं, और खामनेई और रईसी दोनों जो है कि इस्लामी न्याय व्यवस्था के समर्थक हैं और उसी हिसाब से सत्ता का संचालन करना चाहते हैं। जो रईसी हैं, इनका मानना है कि देश को विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं है और अमेरिका के साथ बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। स्वाभाविक है, अमेरिका के साथ बातचीत ना बढ़ाने का मतलब क्या है कि यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ या पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आगे ना बढ़ाना और एक तरह से अपनी नीतियों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना और आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते रहना। सोचिए, जब कोई व्यक्ति, कोई संगठन का ऐसा महत्वपूर्ण जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात कहता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि हमें किसी अपने देश को किसी दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना है। और यही कारण है कि यह जो इब्राहिम रईसी हैं, काफी विवादित माने जाते हैं। ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से। नवंबर 2019 में तो अमेरिका के जो विदेश विभाग है, उसने रईसी समेत ईरान के 8 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये जो सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाया था, ये इनके विषय में क्या है खासियत, ये सभी अयातुल्ला जो अली खामनेई हैं, उनके बेहद करीबी हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी यह माने जाते हैं। रईसी को जो है कि अभी जो हुआ, चुनाव हुआ है, इसमें भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देशों में अभी भी उनको मानवाधिकार का जो है कि उल्लंघन करता माना जाता है। रईसी को इजराइल का घोर विरोधी माना जाता है और इसी के कारण इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रईसी ईरान का अब तक के सबसे बड़े कट्टरपंथी राष्ट्रपति बने। अर्थात रईसी के विषय में जो है कि इजराइल ने कहा है कि रईसी ईरान के अब तक के सबसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति हैं। इजराइल जो है कि ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान के नए राष्ट्रपति के चुनाव पर गहरी चिंता जो है कि चिंता करनी चाहिए। इजराइल जो है कि नए राष्ट्रपति के विषय में कहता आया है और कह भी रहा है कि ईरान की परमाणु गतिविधियों को जो है कि नए राष्ट्रपति आगे बढ़ाएंगे, जिससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। आपको पता है कि ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कुछ समय पहले हुई थी, ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ था और इसके कारण जो इजराइल और जो है कि ईरान का तनाव है वो अपने चरम पर है। मोसाद का नाम आप जानते हैं, जिनके माध्यम से इजराइल यहाँ पर नियंत्रण रखता है या यहाँ के लोगों को हत्या करवाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मोसाद को लेकर भी जो है कि यहाँ पर तनाव है। इसके कारण जो है कि मध्य जो पूरा ये क्षेत्र है, मध्य पूर्व एशिया का ये जो क्षेत्र है, इसमें यह बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जिन देशों के संबंध जो है कि इजराइल के साथ खराब हैं, वह ईरान के माध्यम से चीज़ों को और वहाँ पर जो है कि उकसा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो यमन में बढ़ सकता है, जो है कि फिलिस्तीन में बढ़ सकता है, अन्य जो है कि क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो ईरान के साथ एक परमाणु समझौता हुआ था और उस परमाणु समझौते में यह तय हुआ था कि ईरान क्या करेगा, जो भी अपनी परमाणु एक्टिविटी है उसको इस तरह से रेगुलेट करेगा या उसको इस तरह से दुनिया के सामने रखेगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे और ईरान परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन वर्ष 2018 में परमाणु समझौते से जब अमेरिका अलग हो गया तो ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तीव्र कर दिया और जो बाइडेन, जो कि नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, वह ईरान से पुनः समझौता करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जो नए राष्ट्रपति हैं, इनकी जो मंशा है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, वह क्या है कि अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। स्वाभाविक है, इससे क्या होगा, जो बाइडेन के साथ जो होने वाली बैठकें हैं या आने वाले समय में जो भी इस पर हो सकता था, उस वो जो है कि ठंडे बस्ते में जा सकता है। ईरान इस समय अब तक के जो है कि सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, कई तरह के आर्थिक जो है कि दबावों को झेल रहा है, प्रतिबंधों को झेल रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो नए राष्ट्रपति हैं, उनका मानना है कि हम हर तरह से क्या करेंगे, परमाणु हथियार विकसित करें। परमाणु हथियार अगर विकसित करने का प्रयास किया जाता है, आपको पता है इस पूरे क्षेत्र में चाहे सऊदी अरबिया हो, इजराइल हो या अन्य देश हो, उनके लिए क्या हो जाएगा, एक तनाव का कारण बन जाएगा। अमेरिका ने भी इस चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि
कि ईरान के लोगों को अभी भी लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से अपना नेता चुनने नहीं दिया जा रहा। ये गलत है और हमें इसका अफसोस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 50% से कम लोगों ने मतदान किया। हालांकि सीरिया, इराक, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, फिलिस्तीन के कट्टरपंथी समूह हमास ने नए राष्ट्रपति को मुबारकबाद भेजा है। लेकिन ह्यूमन राइट वॉच जो है कि ये कहता है, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है, इसने कहा है कि रईसी पर मानवाधिकार हनन का आरोप है और इसकी जांच की जानी चाहिए। 5 साल तक सऊदी अरब से जो इसके जो संबंध हैं वह काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। हालांकि अब जो है कि आज रविवार को ये घोषणा की गई कि अब जो है कि क्या करेगा ईरान, सऊदी अरब में अपने जो है कि डिप्लोमेट भेजेगा, अपने राजदूत भेजेगा। हालांकि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कारण ये है कि इस समय भी जो सऊदी अरबिया और ईरान के संबंध हैं बहुत बिगड़े हुए हैं। उसमें एक प्रमुख कारण जो है कि यमन का भी है, क्योंकि वहाँ यमन में एक तरह से सऊदी अरबिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान बढ़ाना चाहता है। बाकी अन्य जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो तो चल ही रहे हैं। भारत के साथ जो ईरान के संबंध ठीक रहे हैं और दोनों ने मिलकर जो है कि कई प्रोजेक्ट्स पर कार्य भी किया है। जैसे आपको पता है कि 4 भारत प्रोजेक्ट है, कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी ये देखा गया है कि चाइना की ओर उसका झुकाव ज़्यादा है। अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध भी जो है कि ईरान कर चुका है और साथ ही साथ जो नए राष्ट्रपति हैं उनका भी झुकाव चाइना की ओर है। जैसे जैसे अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, पश्चिमी एशिया के जो देश पश्चिमी जो देश हैं वह ईरान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान जो है कि चाइना की ओर जा रहा है और ईरान जब चाइना की ओर जा रहा है तो चाइना क्या कर रहा है, जैसा इन्फ्लुएंस उसने पाकिस्तान में बढ़ाया था उसी तरह से ईरान में अपना इन्फ्लुएंस बनाकर कहीं ना कहीं भारत को जो है कि साइड लाइन करने का प्रयास करा। आई होप आप समझ सकते हैं कि इब्राहिम रईसी की जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह की उनकी सोच रखती है, वो कैसे तनाव का कारण बन सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।